वक्त था साल 2737 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 4760 वर्ष पहले का। कहा जाता है कि उस वक्त चीन के शासक हुआ करते थे सम्राट शेन नुंग। शेन नुंग को ताज़ी हवा खाने का शौक था। ऐसे में वे एक दिन अपने बागीचे में ठंडी हवा का मजा लेते हुए बैठे थे। उनके साथ उनका एक नौकर भी था जो सम्राट को पीने के लिए पानी उबाल रहा था। हवा बहुत तेज थी। ऐसे में नजदीक के पेड़ की कुछ पत्तियां उड़कर आती है और उबलते हुए पानी में गिर जाती है। जब पानी उबाल रहे उस नौकर ने पत्तियों को पानी से निकालना चाहा, तब सम्राट ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उनकी इच्छा उस पानी को पत्तियों के साथ पीने की थी, क्योंकि उन पत्तियों को पानी में गिर जाने की वजह से सम्राट को उसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी। ऐसे में उस पानी को टेस्ट करना उनकी चाह बनी। जब सम्राट ने उस पानी को पिया तब उन्हें वाकई में इसका स्वाद बहुत पसंद आया। ऐसे में वे रोज जानबूझकर उन पत्तियों को गर्म पानी में उबलवाते और सुबह सुबह पी जाते। आगे चलकर सम्राट ने वसंत ऋतु से पहले इन पेड़ की पत्तियों को इकट्ठा करने के आदेश दिए और उन पर प्रोसेसिंग करवाई। तब सम्राट ने इस पेय का नाम रखा था चा। अब मैंडल भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है खोज या तहकीकात। इतिहास में लिखी गई इस कहानी को हम चाय की खोज से जोड़ सकते हैं। हालांकि ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका कोई भी प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं है, मगर ये बात तो सच है कि चाय की शुरुआत सबसे पहले चीन में ही हुई थी। चाय, जी हाँ, ये वही चाय है जिसे हम सुबह से लेकर शाम तक कई बार गटक जाते हैं। टपरियों से लेकर ऑफिस की टेबलों तक और घर से लेकर नुक्कड़ की गलियों तक बस इसी का बोलबाला है। चाय को हम आदत कहे या फिर नशा, ये तो हमारे निजी विचारों पर निर्भर करता है, मगर चाय की भारत में आने की कहानी अपने आप में एक अनोखी दास्तां है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय का उत्पादन किया और दुनिया भर की बाजारों में उसे बेच भारी मुनाफा कमाया। साल 1610, ये वो साल था जब चाय पहली बार डच और पुर्तगालियों द्वारा यूरोप में लाई गई थी। 1658 में पहली बार ब्रिटेन के अखबारों में चाय का इश्तिहार छपा, तब इसे टे नाम से बुलाया जाता था। शुरुआती दौर में ब्रिटेन में चाय इतनी फेमस नहीं हुई थी, मगर इसमें उछाल तब आया जब शाही घरानों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साल 1662, चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई। राजकुमारी कैथरीन ब्रिटेन अपने साथ एक खास चीज लाई थी, चीन की चाय। कहा जाता है कि राजकुमारी कैथरीन अपने साथ चाय के एक बक्से को हमेशा रखा करती, जिसे वे समय समय पर पिया करती। उनके इस अनोखे परंपरा से ब्रिटेन में एक अलिखित नियम शुरू हुआ, जहां वहां के कुलीन लोगों और शाही मेहमानों को चाय पेश की जाने लगी। आगे चलकर ये चाय इतनी प्रचलित हुई कि इसे शाही पेय के नाम से जाना जाने लगा। मगर आने वाले कुछ सालों तक ये चाय शाही परिवारों और कुछ अमीरों के बीच ही घूमती रही, जिसकी वजह थी इसका जरूरत से भी ज्यादा महंगा होना। क्योंकि ये चाय चीन से इंपोर्ट की जाती, ऐसे में दूरी की वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके परचेस कॉस्ट से भी ज्यादा होता। लिहाजा ये ब्रिटेन पहुंचते पहुंचते काफी महंगी हो जाती। कहा जाता है कि उस वक्त सबसे निचले स्तर की चाय खरीदने के लिए भी एक मजदूर को अपनी एक महीने की तनख्वाह देनी पड़ती। खैर, 1678 तक चाय के ट्रेड पर पुर्तगालियों का साम्राज्य था। इसके बाद ब्रिटेन भी इस व्यापार में शामिल हुआ और उसने चाय को पुर्तगालियों की तरह चीन से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। आगे चलकर जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को चाय का व्यापार करने की मोनोपोली यानी एकाधिकार दिया। जैसे जैसे ब्रिटेन में चाय लोगों को पसंद आने लगी, यहाँ की बाजारों में चाय को लेकर मांग बढ़ने लगी। मगर फिर भी चाय पर भारी मुनाफा कमाना ब्रिटिश व्यापारियों को महंगा पड़ रहा था। वो इसलिए कि उस वक्त चाय केवल चीन में ही पैदा होती थी, साथ ही साथ उसका प्रोसेसिंग सीक्रेट भी चीन के कुछ चुनिंदा लोगों को ही मालूम था। इस ट्रेड सीक्रेट को जानबूझकर छुपाया गया था ताकि बाहरी दुनिया को इसका पता ना चले और चीन इसका फायदा उठाकर भारी मुनाफा कमा सके।
चीन से चाय की आयात के बदले ब्रिटेन को कुछ न कुछ देना पड़ता था। उस वक्त ब्रिटेन का मुख्य उत्पाद कॉटन यानी कपास था, जिसे वो भारत और अफ्रीका में पैदा करता। मगर चीन को इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही अपने यहाँ कपास उगा रहा था। दरअसल उस वक्त चीन के बाजारों में चांदी की मांग बहुत जोरों से थी। ऐसे में वहां के व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के बदले चांदी देने को कहा। हालांकि ब्रिटेन के पास भी चांदी की बहुत कमी थी। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए ब्रिटेन ने एक अनोखा रास्ता निकाला। कंपनी ने चाय के नशे को अफीम के नशे से जोड़ा, जहां वे भारत से अफीम खरीदते और चीन ले जाकर बेचते। चीन में अफीम बेचने के बदले में ब्रिटेन उनसे चांदी लेता और उसी चांदी को वापस चीन को देकर चाय खरीदता। यह तरकीब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कारगर साबित हुई, क्योंकि अफीम के नशे से चीन में उसकी मांग बढ़ने लगी, जिसके चलते कंपनी को भारी मात्रा में चांदी मिलने लगी। यह कंपनी को चांदी उन्हें चीन के साथ चाय को भारी मुनाफे के साथ खरीदने में मदद करता, जिससे वे ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों की बाजारों में बेचा करते। अफीम के साथ व्यापार करने का फायदा ये था कि उसे जितना बेचो उतनी ही उसकी मांग बढ़ती थी, क्योंकि इससे भारी नशा होता था और लोगों को इसकी लत लग जाती थी। करीब करीब 100 सालों तक ये कारोबार इसी तरह चलता रहा। आगे चलकर जब चीन के राजा को इसकी भनक लगी, तब वो गुस्से से आग बबूला हो गया। चीन की सामान्य जनता कंपनी की इस हरकत की वजह से नशे की आदी होती जा रही थी। साथ ही साथ चाय के व्यापार के लिए जो चांदी आ रही थी, वो भी अफीम के बदले चली जा रही थी। इन शॉर्ट में कहा जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था अफीम के धुएं में उड़ रही थी। अगर सही कदम नहीं उठाए तो ये धुआं चीन की अर्थव्यवस्था के साथ साथ वहां मौजूद युवाओं को भी ले डूबता था। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1839 में किंग साम्राज्य के एक शासक ने ब्रिटेन से आए अफीम के 20,000 से भी ज्यादा बक्सों को पानी में बहा दिया। ये चेतावनी थी दुनिया भर में फैल रहे उस ब्रिटिश साम्राज्य को कि अब बहुत हो चुका। चीन अब कंपनी के साथ चांदी के बदले अफीम का व्यापार नहीं करेगी, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने ब्रिटेन के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबंध लगाया, साथ ही साथ उन सभी बाजारों को भी जला दिया जहां अफीम बेचा जाता था। चीन की इस हरकत की वजह से ब्रिटेन ने चीन के साथ युद्ध की घोषणा की। साल 1839 और 1852 में इन दो ताकतों के बीच युद्ध हुए, जिसे इतिहास में ओपियन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसी बीच ब्रिटेन को चाय को लेकर कोई दूसरा रास्ता निकालना था, क्योंकि ब्रिटेन के बाजारों में उस वक्त चाय की मांग 7वें आसमान पर थी। कंपनी की चीन के साथ दिक्कतें 1820 से ही शुरू हो गई थी, इसलिए ब्रिटेन चाहता था कि किसी तरह चाय का उत्पादन चीन से बाहर लाया जाए। मगर यह काम इतना आसान भी नहीं था। चाय की उत्पादन से ज्यादा उसे प्रोसेस करना एक अहम कड़ी थी, जिसे चीन में एक ट्रेड सीक्रेट की तरह छुपाया जाता था। ऐसे में ब्रिटेन अगर चीन से चाय को बाहर कहीं उगा भी ले, लेकिन फिर भी उसे पीने वाली चाय नहीं बना सकता था। साल 1823 में रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक ब्रिटिश व्यक्ति ने भारत का दौरा किया। उसका उद्देश्य किसी भी तरह भारत में चाय उत्पादित करने का था। जब वो भारत पहुंचा तब उसने देखा कि भारत में ऑलरेडी चाय का उत्पादन हो रहा था। कहा जाता है कि उस वक्त आसाम में सिंगपो नाम की जनजाति रहती जो चाय को उगाया करती। रॉबर्ट ब्रूस ने तुरंत अपना रुख आसाम की तरफ किया। मकसद था किसी भी तरह सिंगपो जनजातियों के मुखिया से मिला जाए और उससे चाय बनाने का ट्रेड सीक्रेट हासिल किया जाए। जब ब्रूस वहां पहुंचा तब उसने देखा कि आसाम में उग रही वो चाय चीन के मुकाबले काफी अलग है। साल 1824 में रॉबर्ट ब्रूस का निधन हुआ, जिसके बाद इस मामले की कमान संभाली उसके छोटे भाई चार्ल्स ब्रूस ने। चार्ल्स इस चाय को टेस्ट कराने के लिए आसाम से ब्रिटेन ले गया, जहां उसे इस बात का पता चलने में 10 सालों का समय लगा कि वाकई में आसाम से लाई ये चाय चीन से बेहद अलग है। इसी बीच 1834 में ब्रिटिश सरकार ने एक टी कमेटी का गठन किया ताकि भारत में चाय के व्यापार को लेकर सटीक योजना बनाई जाए। मगर इस कमेटी ने आसाम की चाय के बदले चीन की चाय को बागानों में लगाया, क्योंकि उनके मुताबिक चीन की चाय ही आसाम के चाय से काफी बेहतर थी।
लेकिन उनकी ये तरकीब असफल साबित हुई क्योंकि आसाम का मौसम चीन की चाय उगाने में अनुकूल नहीं था। लिहाजा सारी फसल बर्बाद हुई और कमेटी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी बीच चार्ल्स ब्रूस अपने काम में लगे रहे, जहां आगे चलकर उन्हें साथ मिला मनीराम बरुआ का। मनीराम ने ब्रूस के साथ मिल चाय का बागान लगाया, जो बाद में टोक्लो एक्सपेरिमेंटल सेंटर के नाम से विख्यात हुआ। मनीराम के पूर्वज कन्नौज से आसाम आए थे, जहां वे एक तहसीलदार के तौर पर काम किया करते। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तब उन्होंने आसाम के राजाओं के साथ साथ उनके तहसीलदारों के भी पर काटना शुरू कर दिया। ऐसे में मनीराम ने इस पद को छोड़ चाय के बागान बनवाने का काम शुरू किया। इसी के चलते चार्ल्स ब्रूस की नजर उन पर पड़ी। कहा जाता है कि दोनों ने मिलकर प्रोसेस किए चाय के बक्सों को ब्रिटेन की बाजारों में भेजा था, जहां ये चाय ब्रिटिश जनता को बेहद पसंद आने लगी। इसके बाद 1839 में आसाम टी कंपनी की स्थापना की गई और मनीराम उस कंपनी के दीवान बना दिए गए। आगे चलकर मनीराम और कंपनी ऑफिशियल्स के बीच कई मतभेद भी हुए, जिसके चलते मनीराम ने 1840 में कंपनी के दीवान पद से इस्तीफा दे दिया। मगर इस बात से कंपनी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। अब तक ब्रिटेन की गलियों में आसाम की चाय लोकप्रिय हो चली थी, जहां कंपनी को लाखों का फायदा हो रहा था। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा आसाम की कंपनी को ट्रेड का अधिकार दिया गया और अगले 10 सालों में कंपनी का उत्पादन 15 लाख पाउंड तक पहुंच गया। आसाम की कंपनी आज भी चाय का उत्पादन करती है, जहां उसका 70% उत्पादन भारत के लिए और बाकी 30% उत्पादन दुनिया के लिए होता है। इसी के बदौलत आज भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, भारत में चाय के साथ साथ कॉफी पीने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये कॉफी बनती है एक खास तरह के बीजों से, जिसे कॉफी बीन्स कहा जाता है। तो आपके लिए सवाल यह है कि सबसे पहले इस कॉफी बीन्स का उत्पादन किस देश में हुआ था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।